हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर इन एसी सर्किट्स। पावर इन एसी सर्किट्स। तो देखिए, पावर इन एसी सर्किट्स में हम अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है दैट V इज इक्वल टू गिवन एज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमें कैसे गिवन होता है? स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी। और अगर करंट की बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन, तो I विल बी इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। प्लस माइनस फाइव मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल जीरो होता है। प्योर इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री लैग करती है और प्योर कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री से लीड करती है। ये जो मैं बोल रहा हूं इसका डेरिवेशन अभी हम आगे आने वाले सेक्शंस में करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक। पर हमेशा सर्किट में प्योर रजिस्टर या प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आरएल सर्किट होगा तो करंट लैग करेगी वहां पे, तो -5 बनेगा। और आरसी सर्किट होगा, रजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर होगा, तो करंट लीड करेगी, तो +5 बनेगा वहां पे। तो दोनों ही केसेस में अगर मैंने इसको जनरल एक्सप्रेशन की बात करी तो करंट के एक्सप्रेशन को हमने क्या लिखा? I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5। 5 अगर माइनस में है, -5 होगा तो लैगिंग बनेगा और +5 होगा तो लीडिंग वाला मामला बनेगा। तो अगर मैं पावर की बात करूं, इंस्टेंटेनियस पावर वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i। तो वो क्या बनेगी? देखिए, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5। तो अगर मैं कंप्लीट पावर की बात करूंगा एक साइकिल के लिए, तो वो क्या बनेगी? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई p इंटू डी टी। अगर टाइम पीरियड आपका जो टाइम जो है वो अगर t सेकेंड्स में है तो अगर मैं कंप्लीट पावर के लिए इसमें अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पावर विल बी 1/2 पाई 0 टू 2 पाई, दैट p विल बी वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5। क्योंकि यहां पे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में है, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा? d ऑफ d ओमेगा टी। तो मैं इसको अगर और आगे सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा? p विल बी इक्वल टू वी एम आई एम को बाहर ले लेंगे, वी एम आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5 इंटू डी ओमेगा टी। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, दैट इज वी एम आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5 विथ रेस्पेक्ट टू वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम डी ओमेगा टी। तो देखिए, हमने क्या किया? इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको ये जो p है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि दिस विल बी इक्वल टू वी एम बाय √2 आई एम बाय √2 इंटू 1/2 पाई और इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई एंड 2 साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5 एंड डी ओमेगा टी। तो ये वाला जो 2 था वो मैंने क्या किया? इसको √2 और √2 लिख दिया। तो इससे क्या बेनिफिट हो गया? वी एम बाय √2 बिकम्स वी आर एम एस, आई एम बाय √2 बिकम्स आई आर एम एस अपॉन 2 पाई एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2 पाई 2 साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस -5 डी ओमेगा टी। अब देखिए, 2 साइन ए साइन बी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो वो अगर मैंने यहां पे लगाया तो ये बनेगा वी आर एम एस आई आर एम एस अपॉन 2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब ये क्या बनेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी -5 माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस -5 और इस पूरे को जो है इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ये किस तरीके से किया? मैं फिर बोल रहा हूं 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो इससे हमारे पास क्या बन के आएगा? p इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस अपॉन 2 पाई, देन ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा,
cos of -phi becomes cos phi, तो ये बनेगा cos phi integrated from 0 to 2 pi cos phi minus cos of 2 omega t plus minus phi and with respect to d omega t. तो इसको और अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, VRMS IRMS अपॉन 2 पाई, देन cos phi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos phi का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू d ओमेगा t cos phi. ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos phi को अपन इसमें बाहर ले लेंगे, cos phi इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई d ओमेगा t, और यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस माइनस phi विथ रिस्पेक्ट टू d ओमेगा t. तो देखिए यहां पे क्या बनेगा, d ओमेगा t का 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये cos phi आ जाएगा, यहां पे cos phi, और 1 का लिमिट्स लगा देंगे तो 2 पाई माइनस 0, और यहां पे जो cos का जो इंटीग्रेशन है वो साइन ऑफ 2 ओमेगा t प्लस माइनस phi अपॉन 2 ओमेगा बनेगा, और उसमें 0 से 2 पाई जब अपन लिमिट्स लगाएंगे तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0 बनेगा, और साइन 4 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये फाइनली ये वाली टर्म 0 बनेगी. तो ये वाली टर्म आपकी, ये तो बाहर तो यूं का यूं आ गया VRMS IRMS अपॉन 2 पाई, और अंदर हो गया cos पाई इंटू 2 पाई माइनस 0. तो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी पावर क्या निकल के आ जाएगी, दैट पावर इज VRMS IRMS cos phi. So this is the instantaneous power in AC circuit, which is the product of RMS voltage into RMS current into power factor of the AC circuit. तो हम बात कर रहे थे पावर इन एसी सर्किट्स में, उसी में हम आगे बात कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट्स, और इसमें हमने अभी डिराइव किया कि पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi. तो देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो पावर है दैट इज VRMS IRMS cos phi. जैसे हमने इंपिडेंस डायग्राम देखा था, इंपिडेंस ट्रायंगल देखा था, और हमने बात की थी कि इंपिडेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है. सिमिलरली जो पावर भी जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, और उसको हम लिखते हैं PS इक्वल टू P प्लस JQ. क्या लिखते हैं पावर के केस में, S इक्वल टू P प्लस JQ, जहां पे P जो है ये एक्टिव पावर है, दिस इज एक्टिव पावर, Q जो है दिस इज रिएक्टिव पावर, Q जो है दिस इज रिएक्टिव पावर, और S इज दैट इज टोटल पावर. टोटल पावर या इसी को हम एपरेंट पावर भी बोलते हैं, दिस इज एपरेंट पावर. तो हमने क्या बात करी कि जो हमारी पावर है वो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, जिसका रियल पार्ट जो है वो एक्टिव पावर होती है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिएक्टिव पावर होती है. तो पहले हम रियल पार्ट की बात करते हैं. रियल पार्ट मतलब एक्टिव पावर. एक्टिव पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज P and that is given as VRMS IRMS cos phi, या इसी को हम बोलते हैं IRMS स्क्वायर इंटू R. फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में हम एक्टिव पावर को बोलेंगे VRMS IRMS cos phi, और that is equal to IRMS स्क्वायर इंटू R. मींस क्या कहने का मतलब है, एक्टिव पावर सर्किट की एक्चुअली यूटिलाइज्ड पावर है ना, कि सर्किट कितनी पावर यूटिलाइज कर रहा है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं. अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है तो वो या तो पावर हमेशा क्या होगा, पावर उसमें होगी, यूटिलाइज करेगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कभी भी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं. तो इसका क्या मतलब है, एक्टिव पावर इज द पावर विच इज यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट. एंड फॉर्मूले की बात करें तो VRMS IRMS cos phi या IRMS स्क्वायर इंटू R. इसकी जो यूनिट है वो वॉट्स में, और अगर बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो किलोवाट्स में इसकी जो है वो यूनिट होती है. इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है, रेजिस्टेंस जो है वो क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपिएट करता है, तो अगर रेजिस्टेंस है तो हमेशा एक्टिव पावर उसी में यूटिलाइज्ड होगी. इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में कोई रिएक्टिव पावर कोई पावर यूटिलाइज नहीं होती है. तो एक्टिव पावर को हमने क्या बोला, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये दिस इज गिवन एज VRMS IRMS sin phi, या इसी को हम बोलते हैं IRMS स्क्वायर इंटू X. इंटू X मींस दिस इज ड्यू टू द रिएक्टेंस, एंड रिएक्टेंस मे बी इंडक्टर और मे बी फॉर कैपेसिटर. That means this reactance may be XL or XC, depends upon the
दैट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी रिएक्टेंस की बात होगी तो पावर कभी भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, सर्किट में कभी भी पावर यूटिलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर है तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है और नेगेटिव साइकिल में जो भी उसने एनर्जी स्टोर करी थी वो रिलीज कर देता है, यानी नेट पावर एब्जॉर्ब बाय प्योर इंडक्टर इज 0। तो यहां पे केवल जो पावर है वो कैसे काम में आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही रहती है, कोई पावर यूटिलाइज नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। और इसीलिए ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट बनता है टोटल पावर का, कि दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द टोटल पावर, दैट इज एस, है ना। और जो टोटल पावर है, दोनों का जो समेशन है, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर का जो समेशन है, वो टोटल पावर या एपरेंट पावर कहलाती है। तो जैसे इसकी यूनिट वॉट्स थी, इसकी यूनिट जो है वो होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR या KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या VAR दैट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसमें सॉरी मैंने डॉट नहीं लगता जनरली, इसमें हम क्या बोलते हैं? VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यहां पे ये वॉट्स में होती है, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होती है। तो टोटल पावर अगर एस की बात करें हम, तो टोटल पावर जो बनेगी वो किसमें बन जाएगी? वोल्ट्स एम्पियर में। टोटल पावर की यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट्स एम्पियर। और अगर इसके मैं पावर ट्रायंगल की बात करूं, जैसे इंपीडेंस में हमने बात करी थी, तो ये P है, ये आपका Q है, और ये आपका जो है दैट इज S। ठीक, तो S इक्वल टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। S विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी S विल बी इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, VRMS IRMS cos फाई, क्योंकि P आपका क्या था? P आपका था VRMS IRMS cos फाई, और Q आपका क्या था? VRMS IRMS sin फाई। तो ये बन जाएगा VRMS IRMS sin फाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? S विल बी इक्वल टू VRMS IRMS। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल के आ जाएगा, और अंडर रूट में cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो टोटल पावर आपकी क्या निकल के आ जाएगी? VRMS इंटू IRMS। और इसकी जो यूनिट मैंने आपको बताई वो क्या बताई? वोल्ट्स एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर इन AC सर्किट्स।